हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत दिनों से वीडियोस नहीं आ रहे थे, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे लोक प्रशासन की। लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसका पेपर पहले के तो हम थोड़े लगभग 15-20 के आसपास के छोटे वाले प्रश्न देखने वाले हैं। और ज़्यादातर वीडियोस आप छोटे वाले प्रश्नों के ही देखते हो, बाकी डिटेल्स वाले वीडियो आप बहुत ज़्यादा कम देखते हो। तो BA पार्ट्स 3rd वालों के लिए क्लास है। जो पहला पेपर है उसका नाम है आपका तुलनात्मक प्रशासनिक व्यवस्थाएँ। ठीक है, पहले पेपर का नाम क्या है? तुलनात्मक प्रशासनिक व्यवस्थाएँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसकी ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अपना टेलीग्राम का भी नाम सेम ही है, जो नाम यूट्यूब पर है वही नाम टेलीग्राम पे सर्च कर लेना आराम से, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप डायरेक्ट इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। फिर देखिए, सबसे पहला प्रश्न हम लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 है आपका है, तुलनात्मक लोक प्रशासन का अर्थ बताइए। तुलनात्मक लोक प्रशासन का आपको अर्थ बताना है। तो मात्र 20 शब्दों के अंदर आपको उत्तर देना है इन प्रश्नों का। तो 2 या अधिक देशों, प्रांतों या स्थानों की लोक प्रशासनिक व्यवस्थाओं के मध्य तुलनात्मक अध्ययन ही तुलनात्मक लोक प्रशासन है। यानी कि कोई 2 अलग अलग देश है या प्रांत है, यानी कोई 2 राज्य है, तुलना करते हैं, मतलब तुलना करना। जो वो तुलना किस किस के बीच में हो सकती है? देशों के बीच में, प्रांतों के बीच में, या कोई स्थानों के बीच में। तो वहाँ की लोक प्रशासनिक व्यवस्थाएं। लोक प्रशासन का मतलब क्या होता है? तो प्रशासन का मतलब देखिए दोस्तों, प्रशासन एक वो चीज़ होती है जिसको हम नौकरशाही कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। कार्यपालिका, न्यायपालिका और जो विधायिका, ये 3 प्रकार के अंग होते हैं सरकार के। तो इसके अंदर जो कार्यपालिका होती है उसको हम लोक प्रशासन कह सकते हैं। कार्यपालिका मतलब जो काम करती है, मतलब विधायिका आपको पता है कानून का निर्माण करती है। न्यायपालिका कानूनों, मतलब कानून सही है या गलत है वो उसका देख रेख करती है, न्याय का काम करती है। और जो कार्यपालिका होती है इसको ही हम नौकरशाही या प्रशासनिक जो व्यवस्था उसको कह सकते हैं। यानी कार्यपालिका के हाथों में होता है, जो भी कानून वगैरह आता है उनका कैसे वो काम करेंगे, वो उसका जो क्रियान्वयन होता है, वो सारे जो काम है वो होता है प्रशासन के अंदर। उसको हम प्रशासनिक व्यवस्था कहते हैं, जैसे जिला कलेक्टर वगैरह। नौकरशाही जिसको हम कहते हैं, इंग्लिश में ब्यूरोक्रेसी कहते हैं इसको, ठीक है ना, प्रशासनिक प्रशासन को। तो इन सब के मध्य अगर हम तुलना करते हैं, जैसे देशों के बीच में, राज्यों के बीच में और लोक प्रशासन की जो अलग अलग व्यवस्थाएं उनके मध्य तुलना करते हैं, तो उसको हम तुलनात्मक लोक प्रशासन कहते हैं, ठीक है ना। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिसको हम कहते हैं इंग्लिश के अंदर। तो इसको इंग्लिश के अंदर हमें ज़्यादा समझ में आसानी होगी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि पब्लिक यानी लोक, और एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन यानी, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, विकास प्रशासन और परंपरावादी प्रशासन में 2 अंतर बताइए। तो विकास प्रशासन और परंपरावादी प्रशासन। तो विकास प्रशासन तथा गैर विकास प्रशासन, गैर विकास का मतलब परंपरावादी जो पुराने वाला है, की कार्यनीति, नियम, प्रक्रिया और मापदंड पृथक पृथक प्रकार के होते हैं। यानी कि भाई एक तो नया है, एक पुराना है, तो इनके जाहिर सी बात है इनकी नीतियाँ, जो इनके नियम वगैरह है, जो इनके प्रक्रिया वगैरह है, जो इनके मापदंड है वो अलग अलग ही होंगे। भाई नए पुराने का तो फर्क ही होता है। फिर दूसरा है कि विकास प्रशासन, विकासशील प्रशासन तथा परंपरागत प्रशासन विकसित देशों से संबंधित होता है। यानी जो विकास वाला प्रशासन है वो विकासशील प्रशासन होता है। विकास प्रशासन यानी विकासशील देशों से संबंधित। और जो परंपरागत है वो विकसित देशों से संबंधित होता है। यानी जो विकसित देश है उनके पास परंपरागत प्रशासन होता है, ठीक है ना, जो पुराना चला आ रहा है। फिर देखिए, तुलनात्मक लोक प्रशासन की 2 विशेषताएं बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो तुलनात्मक प्रशासन की जो 2 विशेषताएं आपको बतानी है, तो यह ज्ञान की एक नई शाखा है। ज्ञान की नई शाखा मतलब इसमें 2 या अधिक प्रशासनिक व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन भी किया जाता है। तो ये तो इसकी परिभाषा भी हो गई और इसकी विशेषता भी हो गई कि इसके अंदर 2 या अधिक प्रशासनिक व्यवस्थाओं का क्या करता है? तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। आगे देखिए, तुलनात्मक शब्द से आप क्या समझते हैं? तो तुलना का मतलब, तुलनात्मक का मतलब तुलना करना है। तो 2 देश, जैसे 2 देशों की व्यवस्थाओं का, प्रशासन का जो तुलना करते हैं उसको। तो अब जब इन शब्दों में देखेंगे कि 2 या अधिक व्यवस्थाओं या कुछ बिंदुओं पर समानांतर अध्ययन किया जाए तो उसे तुलनात्मक कहते हैं। तुलनात्मक शब्द का अर्थ पूछा, यानी 2 चीज़ों का हम अगर समानांतर अध्ययन करते हैं, समानांतर यानी इसका भी अध्ययन कर रहे हैं और इसका 2 चीज़ों का जब हम साथ में अध्ययन करते हैं तो वो तुलना हो जाती है। तुलना करना, तुलना किसको कहते हैं भाई? समानांतर एक चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं या एक चीज़ को समझ रहे हैं, साथ ही दूसरी चीज़ को भी हम समझ रहे हैं, तो वो तुलना हो गई, उसको हम तुलनात्मक कह सकते हैं। अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मैं आपको बार बार कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ कि पुस्तकों के संबंधित जो भी प्रश्न आपके किसी भी सब्जेक्ट में हो, तो अगर कोई पुस्तक का नाम आपसे पूछ ले या लेखक का नाम पूछ ले तो वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो हर साल आने के चांसेस रहते हैं। तो इस पुस्तक के लेखक है एवी डाइसी, ठीक है ना। कौन सी पुस्तक? द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है? एवी डाइसी, ठीक है ना। पुस्तकों के संबंधित चाहे जिस भी सब्जेक्ट में आप पढ़ रहे हो उसका प्रश्न इंपॉर्टेंट ही रहता है।
आगे प्रश्न देखिए, एडियोग्राफिक अध्ययन क्या है। ईडियोग्राफिक है ना। ईडियोग्राफिक अध्ययन क्या होता है, तो यह अध्ययन किसी एक विशेष घटना, प्रशासनिक समस्या, संस्था, राष्ट्र या सांस्कृतिक क्षेत्र अथवा जीवन से संबंधित होते हैं। ईडियोग्राफी का मतलब क्या होता है, कोई विशेष घटना हो गई है, कोई प्रशासनिक समस्या है, कोई विशेष समस्या है, या कोई संस्था या कोई राष्ट्र या कोई सांस्कृतिक क्षेत्र अथवा कोई जीवन से संबंधित जो अध्ययन हम करते हैं उसको हम कहते हैं ईडियोग्राफी, यानी स्पेशलाइज्ड अध्ययन कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम ईडियोग्राफिक अध्ययन कह सकते हैं। आगे देखिए, नोमोथेटिक अध्ययन किस पर बल देते हैं। नोमोथेटिक अध्ययन, तो देखिए ये अध्ययन है जो है नोमोथेटिक अध्ययन में गहन तुलनात्मक विश्लेषण पर आधारित सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया बल दिया जाता है। यानी गहन तुलनात्मक, यानी हम बहुत ही ज़्यादा गहराई में जाकर उसका हम तुलना करते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं। नोमोथेटिक अध्ययन में क्या करते हैं कि भाई किसी भी चीज़ का अगर हम अध्ययन कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा गहराई में जाकर तुलना करते हैं और उसके बाद में जो भी सिद्धांतवादी चीज़ें हमें सामने आती है तो उसको हम नोमोथेटिक अध्ययन कह देते हैं, ठीक है ना। ये इस चीज़ पर बल देता है कि भाई हमें गहराई में जाकर डीपली रिसर्च करनी है उस चीज़ के ऊपर। आगे देखिए, तुलनात्मक लोक प्रशासन के क्षेत्र का सूक्ष्म स्तर क्या है। मैंने इसका मिनिमम जो स्तर होता है तुलनात्मक लोक प्रशासन का वो क्या है। फिर अगला प्रश्न आएगा कि इसका जो व्यापक स्तर है वो क्या है। तो हम सूक्ष्म स्तर के बारे में देख लेते हैं सबसे पहले। तो सूक्ष्म अध्ययन किसी एक संगठन या दूसरे संगठन से उनका प्रतिरूप की तुलना से संबंधित है। यानी उनकी प्रतिरूप का मतलब उनका आकार कैसा है, तो वो उसका सूक्ष्म स्तर है। किसी संगठन या कोई भी जो दूसरा संगठन है उनका जो आकार वगैरह प्रतिरूप है वो उनकी आपस में अगर हम तुलना करते हैं तो वो सूक्ष्म स्तर हो जाता है। वही अगर प्रश्न ये पूछ ले कि उसका व्यापक स्तर क्या है लोक प्रशासन का, तो उसके व्यापक का केंद्र बिंदु क्या है, संपूर्ण प्रशासनिक प्रणाली को उनकी परिस्थिति के संदर्भ में तुलना करना है। तो एक तो प्रतिरूप आ गया, जब प्रतिरूप आ गया तो वो सूक्ष्म स्तर हो गया, और जब हम उसकी संपूर्ण यानी सारी की सारी प्रशासनिक प्रणाली देख लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, व्यापक स्तर हो जाता है कि हम उसकी डिटेल के अंदर पूरी की पूरी प्रशासनिक प्रणाली को अध्ययन कर लिया है, ठीक है ना। फिर आगे का प्रश्न देखिए, तुलनात्मक प्रशासनिक समूह का त्रिपक्षीय कार्यक्रम क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तुलनात्मक प्रशासनिक समूह का क्या है, त्रिपक्षीय कार्यक्रम। तो इसका तो 3 पक्षीय कार्यक्रम देखिए, एक तो तुलनात्मक प्रशासन का अध्ययन करना, फिर दूसरा अनुसंधान कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, और तीसरा विकास प्रशासन में प्रभावी लोक नीति के निर्माण को प्रोत्साहन देना। ये त्रिपक्षीय कार्यक्रम है तुलनात्मक प्रशासनिक समूहों का, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद करना। और PDF जब आप डाउनलोड करो तो इसको ले लेना, ठीक है ना। इसको याद करना आराम से, मेरा मतलब ये था। तुलनात्मक लोक प्रशासन की 2 पुस्तकों के नाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैंने कहा आपको कि जो भी पुस्तकों के नाम है रट के रख लीजिए आप इनको। तो लोक प्रशासन की 2 पुस्तकें कोई भी बता देनी है आपको, जो भी आपको आता है। तो ये 2 पुस्तकें मैंने यहाँ पे लिखी है, द इकोलॉजी ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रीडिंग्स इन कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये इंग्लिश में ही नाम है इनके, तो आपको एंड टू एंड जैसे भी है ये याद कर लेना है, ठीक। अगर आपको एग्जाम में नंबर चाहिए पूरे। आगे का प्रश्न देखिए, तुलनात्मक लोक प्रशासन का क्या महत्व है। इसका महत्व पूछ लिया है तुलनात्मक लोक प्रशासन का। तो हमारा पहला पेपर ही तुलनात्मक लोक प्रशासन है, तो अब इसका महत्व पूछा है। तो तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन द्वारा विभिन्न समाजों की व्यवस्थित तुलना करके उनकी समरूपता और विलक्षणताओं को इंगित और स्पष्ट किया जा सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि भाई हम जो भी विभिन्न समाज है उसके जो व्यवस्थित तुलना करके हम उनके समरूपता, यानी उसके भाई कौन कौन सी चीज़ें सेम है, कौन सी उनके अंदर अलग अलग डिफरेंसेज है, तो उनको हम समझ सकते हैं, उनको इंगित कर सकते हैं और उनको स्पष्ट कर सकते हैं। मतलब जान सकते हैं कौन सी में इनमें समानता क्या है और इसके अंदर अलग अलग चीज़ें क्या है। तो ये इसका एक महत्व हो गया। आगे देखिए, अगला प्रश्न आ गया कि विकास प्रशासन क्या है। विकास प्रशासन तो जन कल्याण के लिए योजनाएं और कार्यक्रम संचालित करने वाला प्रशासन विकास प्रशासन कहलाता है। विकास का मतलब आप समझ जाते होंगे भाई, कोई अच्छी अच्छी योजनाएं, विकासशील जो योजनाएं होती है उनका संचालन करने वाला प्रशासन क्या कहलाता है, विकास प्रशासन कहलाता है। आगे देखिए, विकासशील समाज को परिभाषित कीजिए। तो विकासशील मतलब जो डेवलपिंग स्टेज में, भारत अभी क्या है, विकासशील राष्ट्र है। तो इसका मतलब क्या है कि अभी वो विकसित हो रहा है, पूरा विकसित नहीं हुआ है, ना तो वो पिछड़ा हुआ है और ना ही पूरा विकसित है, बल्कि वो विकासशील देश की श्रेणी में, मतलब डेवलपिंग स्टेज में गुजर रहा है। तो समाज वह समाज है जो पूर्णतः विकसित तो नहीं हुआ है, किंतु विकास की प्रक्रिया से गुजर रहा है, यानी अभी उसका विकास होना बाकी है, लेकिन वो अभी काम चल रहा है, ऐसा मान लीजिए आप, कार्य प्रगति पर है, ये आप समझ सकते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, विकासशील समाज कहते हैं। आगे का प्रश्न देखिए, पारिस्थितिकी किसे कहते हैं। पारिस्थितिकी तो इससे तात्पर्य है कि किसी देश की राजनीति, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक वातावरण से संबंधित परिस्थितियों से, भाई ये सारी जो भी सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक परिस्थितियाँ हैं उसी को हम पारिस्थितिकी कहते हैं, ठीक है ना। तो बड़ा सिंपल सा प्रश्न है ये, आप
अब पर्यावरण से संबंधित जिसको मत समझना, इसको आप लोक प्रशासन के संबंध में आपको इसका उत्तर देना है। आप पर्यावरण के संबंध में देना, हमारे चारों ओर का वातावरण, उस प्रकार की चीज़ें मत बताना इसके अंदर, ठीक है ना। तो लोक प्रशासन का पेपर है तो आपको इसके हिसाब से उत्तर देना है। अगला प्रश्न है पारिस्थितिक अधिगम की मूल मान्यता क्या है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पारिस्थितिक अधिगम की मूल मान्यता। तो इसकी मूल मान्यता यह है कि सरकारी नौकरशाही समाज की मूलभूत संस्थाओं में से एक है, अतः इसकी संरचना और कार्यों का अध्ययन अन्य सामाजिक संस्थाओं के साथ क्रिया प्रतिक्रिया के संदर्भ में किया जाना चाहिए। यानी कि जो नौकरशाही होती है, सरकारी ब्यूरोक्रेसी होती है, वो समाज की मूलभूत जो संस्थाएं मतलब समाज का ही एक हिस्सा है। तो उसकी जो भी संरचना वगैरह, कार्य वगैरह जो भी, उसका अध्ययन हम बाकी जो भी सामाजिक संस्थाएं हैं उसके साथ करना चाहिए, उसकी जो भी क्रिया प्रथाएं हैं भाई। तो नौकरशाही कोई मतलब समाज का कोई दूसरा हिस्सा नहीं है, वो भी एक समाज का हिस्सा है। तो हमें उसका भी अध्ययन समाज के बाकी हिस्सों के साथ ही करना चाहिए, ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया के हिसाब से। आगे का प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, रिग्स के अनुसार प्रशासनिक विकास क्या है। रिग्स, ये रिग्स से एक पूछ लिया तो ये जब किसी के स्पेशल के अनुसार बोली, यानी कि जब ऐसा कोई प्रश्न पूछ ले कि फलाना के अनुसार क्या है, ढींगड़े के अनुसार क्या है, तो वो आपको हैंड टू हैंड जैसे वो दे रही कि वो आपको याद करना है, यानी कि आपको रटना है। तो इसके अनुसार क्या है, प्रशासनिक विकास से निर्दिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति है, उपलब्ध साधनों के उपयोग में बढ़ती हुई प्रभावशीलता का प्रतिमान है। ये इसका मतलब कहना है प्रशासनिक विकास के बारे में। तो आपको ये हैंड टू हैंड याद करना ही है, इसका हम कुछ भी नहीं कर सकते। जैसा ये लोग सोचते हैं वैसा हमें याद करना ही पड़ता है। तो लास्ट प्रश्न आज का आ गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। जो भी फीडबैक है आप मुझे कमेंट में बताइए कि भाई आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो फिर अगला लास्ट प्रश्न आता है आज के वीडियो का, कृषकीय प्रशासनिक व्यवस्था की कोई 2 लक्षणों को लिखिए। कृषकीय प्रशासनिक व्यवस्था, तो इसके 2 लक्षण आपको बताने हैं। तो पहला है परंपराओं का बाहुल्य, दूसरा विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों का अस्तित्व। ये इसके 2 लक्षण हो गए कृषकीय प्रशासनिक व्यवस्था के। तो लोक प्रशासन के आज हम ने छोटे से थोड़े बहुत प्रश्न पढ़े हैं, बाकी और भी वीडियोज़ आएंगे जिसमें छोटे छोटे प्रश्न हम और भी देखेंगे, ठीक है। तो लोक प्रशासन से संबंधित आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बताया कीजिए कि भाई आपने ये गलती की है, आपने ये गलत बताया, आपको ये बताना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था। तो आप बताएंगे तो जो है मैं सब्जेक्ट को लेकर आपका और भी वीडियोज़ जब लाऊंगा तो अच्छी पकड़ बन पाएगी मेरी भी, और आपको समझ में भी आसानी से आ जाए। तो आप केवल वीडियो को 2-4 सेकंड देख के ऐसे स्किप मत कीजिएगी। आप मुझे फीडबैक देखिए भाई आपकी जो वीडियो की प्रॉब्लम है वो ये है, ताकि मैं सुधार कर पाऊँ, ताकि आपका कुछ भला हो पाए, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।